कैसे हो सभी। सबके सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स का यूनिट 2। दिस इज माय वन शॉट। और इस वन शॉट के अंदर हम अपना अप्लाइड फिजिक्स का यूनिट 2 कंप्लीट कर देंगे। मिड टर्म से पहले हम अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 भी कंप्लीट कर देंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं आज के टॉपिक में। तो आज हम पढ़ने वाले क्लासिकल एंड क्वांटम पार्टिकल्स। फिजिक्स के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है क्लासिकल पार्टिकल्स, एक होते हैं क्वांटम पार्टिकल्स। इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा क्लासिकल पार्टिकल्स होता है वो कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, क्वांटम पार्टिकल्स कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। तीन स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बॉर्न्स आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्टिक। ये हमारे तीन स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स पार्टिकल्स इनको फॉलो करते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे प्लैंक रेडिएशन लॉ। प्लैंक रेडिएशन लॉ ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो बेसिकली क्या क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, और वीन्स और रेली जीन्स लॉ। पहले ये दो आए थे, इन्होंने कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं करी थी, तो उसके बाद प्लैंक आया और प्लैंक ने जो फॉर्मूला दिया या जो उसका फॉर्मूला था वो बेसिकली जितनी भी थियोरेटिकल ग्राफ था या चीज़ें थी वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो हम ये देखेंगे कि वीन्स और रेली जीन्स लॉ में क्या लिमिटेशन थी और प्लैंक ने उसे कैसे मॉडिफाई किया और किस अकॉर्डिंग उसने अपना फॉर्मूला दिया। इसमें एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आती है। यूनिट 2 में ध्यान रखना कि यूनिट 2 में बहुत कम चीज़ें हैं। इसमें हम एक और चीज पढ़ेंगे लास्ट में, फर्मी लेवल। ठीक है, इसमें यूनिट 2 में बहुत कम चीजें, लेकिन जितनी भी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती ही आती है। तीन चार क्वेश्चन है यार रिपीट होते रहते हैं, मिड टर्म में एंड टर्म में रिपीट होते हैं, तो क्यों ना कर ले, करके जाना ना। तो जी रिपीट होती है उसको करके जाओ ना, क्यों नहीं करके जा रहे हो। तो देखेंगे कौन कौन सी चीज रिपीट होती है। ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, एक ही डेरिवेशन है, वो इंपॉर्टेंट है यार, आना ही आना है, तो क्यों ना करके जाए। तो यूनिट 2 कंप्लीट है, पूरा वन शॉट है। स्टार्ट करते हैं। बीटेक पार्टी फ्रेंड अपने फ्रेंड से शेयर करो, उनको बोलो वीडियो को देखिए, अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी वीडियोस को देख पाए, चेकआउट कर पाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट 2 में सबसे पहला जो मैंने देखा था वो था पार्टिकल्स। क्वांटम या मैं बात करूं कि फिजिक्स के अंदर हमारे बेसिकली कितने तरह के पार्टिकल्स हैं, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है हमारा क्लासिकल पार्टिकल्स और एक होता है हमारे क्वांटम पार्टिकल्स। ये दो टॉपिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे फिजिक्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लासिकल पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? क्लासिकल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, यानी हम अपनी आंखों से पार्टिकल्स को देख पाते हैं और इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। यानी क्लासिकल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। और जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। यानी दीज स्टैटिस्टिक्स इज ओबे बाय द आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स। यानी डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स और आइडेंटिकल पार्टिकल्स। और डिस्टिंग्विश मतलब कि फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है कि कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स है, इस तरीके से पार्टिकल्स है। तो क्लासिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा पार्टिकल नंबर ए है, मैं आराम से डिस्टिंग्विश कर सकता हूं कि मेरा पार्टिकल ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी पार्टिकल, ये मेरा डी पार्टिकल है। तो मैं डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं, मैं बता पा रहा हूं ये पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल बी है, पार्टिकल सी है, पार्टिकल डी है। तो वो पार्टिकल जिसको हम डिस्टिंग्विश कर पाए, वो पार्टिकल जिसको हम देख पाए, वो हमारे क्लासिकल पार्टिकल्स आते हैं, वो हमारे क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं। और क्लासिकल पार्टिकल्स कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं? वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। कौन से पार्टिकल? क्लासिकल पार्टिकल्स। अच्छा, जिन पार्टिकल्स को हम नहीं देख पाते, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन्स। क्या कभी किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा है? यार नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटम पार्टिकल जिसको हम नहीं ऑब्जर्व करते, नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं, और वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। यानी क्वांटम पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स होते हैं और नॉन ऑब्जर्व होते हैं, जो जिसको हम देख नहीं पाते। अच्छा, जो इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स होते हैं वो भी किसी न किसी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते होंगे। जैसे क्लासिकल पार्टिकल्स है, ये एक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को। वैसे ही जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, फिर इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स होते हैं, वो भी कौन से स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं? वो दो तरह के स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। पहला होता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है फर्मी डायरेक्टिक स्टैटिस्टिक्स। ये दो तरह के होते हैं। इन दोनों में इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स ही फॉलो करेंगे, क्योंकि डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जो इनडिस्टिंक्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इन दोनों को फॉलो करते हैं, पहली बात। अब उन पार्टिकल्स में भी कुछ वैरायटी होगी। कौन सी वैरायटी होगी? कि
वो पार्टिकल्स जिनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन होता है, यानी इनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स के अंदर वो पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मतलब कि इंटीजर के फॉर्मेट में हो, फॉर एग्जाम्पल 1 या फिर हो सकता है 2 या 3 या 4, तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे इनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन हो, वो हमारे, या फिर -1 भी आ सकता है, तो वो पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, वो कौन से स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, वो बोर्न आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विजिबल होते हैं और जिनका स्पिन हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, वैसे उसका पूरा जो नाम होता है, जो उसका पूरा नाम होता है वो होता है हाफ ऑर्डर या हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन। और हाफ क्यों बोला कि ये 1/, इसके फॉर्मेट में होंगे, हाफ के फॉर्मेट में होंगे, 1/2, 3/2, 5/2, इस तरह के स्पिन होता है। तो यदि ऐसे पार्टिकल जो कि इस तरह के स्पिन को फॉलो करते हो, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन को फॉलो करते हो, वो पार्टिकल हमारे फर्मी डायरेक्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। एग्जांपल के लिए हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फर्मी डायरेक्टिव स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, वो बॉर्न्स आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो हमने 3 स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, इनको और ब्रीफ समझते हैं, इन तीनों इसमें और डिफरेंस समझते हैं, और वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इन तीनों के बीच का डिफरेंस, कि एक्चुअल में इनके बीच का डिफरेंस क्या क्या है। और मैं बोलती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सवेल, फर्मी, बॉर्न्स, आइंस्टाइन, या जगह सेलियन फीचर्स ऑफ these three statistics, या डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री दिस, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, इन तीन के बीच का डिफरेंस पूछेगा वो। तो कैसे लिखे, देखो पहला, सबसे पहला होता है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। हमें पता है, अभी हमने देखा पिछले स्लाइड, पिछले पेज पे, कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को कौन फॉलो करता है, जो क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स एप्लीकेबल फॉर द क्लासिकल पार्टिकल्स। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन वहीं हम बात करें फर्मी डायरेक्टिक्स या बोर्न्स आइंस्टाइन की, तो एप्लीकेबल होता है फॉर द क्वांटम पार्टिकल्स। किस पार्टिकल्स के लिए? क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, एप्लीकेबल टू द क्वांटम पार्टिकल्स। जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को कौन फॉलो करेगा? क्लासिकल पार्टिकल्स। वहीं फर्मी और बोर्न्स को कौन फॉलो करेगा? क्वांटम पार्टिकल्स फॉलो करेंगे, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स। अभी हमने देखा कि क्लासिकल पार्टिकल्स में भी कौन से पार्टिकल जो कि डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स होते हैं, इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर, मैंने बोला एक सिस्टम बना होगा इसमें पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम्स आर आइडेंटिकल्स, यानी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए और डिस्टिंग्विजिबल होना चाहिए, पहली बात। वहीं पर हम बात करें फर्मी की, तो पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम्स, यानी जिसमें जितने पार्टिकल्स है, आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स होने चाहिए। पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विजिबल, यानी बोर्न्स, आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्टिक्स को वो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं जो कि इनडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने एक नीचे की और बात लिखी है, इट ओबे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? यहां पे मैंने लिखा है कि इट ओबे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, और यहां पे लिखा हुआ है इट नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो मैं बात करूं मैक्सवेल की और फर्मी की, तो ये दोनों की दोनों जो होते हैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता था? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता था कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपोजिट स्पिन में होंगे, यानी मतलब यदि दो इलेक्ट्रॉन, हम बोलते हैं कि हमारे इस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। यदि एक पॉजिटिव होगा, मतलब एक यदि प्लस हाफ होगा तो एक माइनस हाफ होगा, है ना। ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता था। जो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होता है वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फर्मी भी क्या होता है? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को क्या करता है? फॉलो करता है। लेकिन हमारा जो बोर्न्स आइंस्टाइन होता है वो फॉलो नहीं करता, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है बिकॉज आगे जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इंटीग्रल स्पिन होता है, और इंटीग्रल स्पिन होने की वजह से, या फिर एक और चीज जो हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी, उस वजह से ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को बोर्न्स आइंस्टाइन फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैव एनी स्पिन,
यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अंदर पार्टिकल का कोई भी स्पिन हो सकता है, जरूरी नहीं है इंटीग्रल स्पिन हो, कुछ भी स्पिन हो सकता है, एनी स्पिन, कोई भी स्पिन हो सकता है। कौन से पार्टिकल्स हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में आते हैं? जो हमारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं और इनका स्पिन क्या हो सकता है? कोई भी स्पिन हो सकता है, इंटीग्रल स्पिन हो सकता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन हो सकता है, हाफ ऑड, हाफ इवन, कुछ भी हो सकता है, एनी स्पिन हो सकता है। वही हम बात करें फर्मी डायरेक्टरी स्टैटिस्टिक्स की, तो इन फर्मी डायरेक्टरी स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैव ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन, यानी इनका जो स्पिन होगा वो ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा। जैसे 1/2, 3/2, 5/2, ये ऑड और हाफ फॉर्मेट में, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हम बोल सकते हैं। तो ये ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन को क्या करते हैं? ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन क्या होता है? इन पार्टिकल्स का होता है, जो पार्टिकल्स फर्मी डायरेक्टरी स्टैटिस्टिक्स को ऑबे करते हैं, फॉलो करते हैं। और इन पार्टिकल्स को हम एक नाम से बुलाते हैं और वो होता है फर्मियॉन्स। यानी जो पार्टिकल फर्मी डायरेक्टरी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उस पार्टिकल्स को हम फर्मियॉन्स कहते हैं। तो यदि मैंने बोला ये पार्टिकल मेरा फर्मियॉन्स है, मतलब ये इस फर्मी डायरेक्टरी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता होगा। बॉर्न्स आइंस्टाइन की बात करें तो इन बॉर्न्स आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल्स हैव इंटीग्रल स्पिन, यानी इन पार्टिकल्स का जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल स्पिन होता है, और दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बोसॉन्स। और इन पार्टिकल्स को क्या हम बोलते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। तो मैं बॉर्न्स आइंस्टाइन लिखूंगा, मैं लिखूंगा बोसॉन्स फर्मियॉन्स। तो बोसॉन्स की बात होगी तो हम समझ जाएंगे बॉर्न्स आइंस्टाइन की बात करें। फर्मियॉन्स की बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे फर्मी डायरेक्ट्रिक्स की। दिस इज द पॉइंट, और ये डिफरेंस के अंदर पॉइंट लिखा होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये होता है फंक्शन, या इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेसिकली क्या होता है? हर एग्जाम में हमारे इसमें मतलब जो हमारे यूनिट 2 में उसमें हमारे सेमेस्टर में या बात करें सब्जेक्ट में डेरिवेशन नहीं है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या फर्मी या बॉर्न्स की डेरिवेशन नहीं है, वरना ये हम डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। बेसिकली ये पूरा जो फॉर्मूला है इसको हम ड्राइव करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेसिकली क्या होता है? इसको हम ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, कभी कभी ना इसको इस तरीके से भी आप लिखोगे, NI/GI इज इक्वल टू 1/में e⁻α e⁻h/kT। तो इसको इस तरीके से भी क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है, हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। अब इस NI/GI को कभी कभी क्या लिख देता है? फंक्शन लिख देता है, FI लिख देता है। तो बात एक ही है, NI/GI लिखो या FI लिखो, इट्स सेम। या कभी कभी NI=GI भी लिख देते हैं, सारी चीजें सेम है, कोई भी चीज गलत नहीं है, ठीक है। तो FI= भी लिख सकते हैं या ऐसा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यदि हम बात करें मैक्सवेल की, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? वो होता है FI=1/में e⁻α, ये अल्फा है, इंटू e⁻h/kT। h जिसको हम EI भी लिखते हैं, है ना। h क्या होता है? एनर्जी होती है। इसको हम EI भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इस फॉर्मूले में लिखा है। अब यहां पर एक चीज आती है, EI क्या है? तो देखो ये जो EI है ना हमारा, ये EI है हमारा एनर्जी ऑफ ईच सेल। मतलब कि सपोज कोई एक हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे सेल है। ये सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इस तरह के बहुत सारे सेल है। तो मैंने बोला ये मेरे फर्स्ट वाले सेल की एनर्जी होगी, ये मेरे दूसरे सेल की एनर्जी होगी। तो यहां पे जो मैं एनर्जी लिख रहा हूं वो किसी ith सेल की एनर्जी लिख रहा हूं, जिसको मैंने बोला है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करी है h से, और स्लैश लगा के KT। K क्या? दिस इज माय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम KB, यहां पे आप KB भी लिख सकते हो, है ना, यहां पे आप KB भी लिख सकते हो, यहां पे मैंने K लिख दिया। और T क्या है? मेरा टेम्परेचर। तो FI, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, वो होता है 1/में e⁻α e⁻में EI/kT, ठीक है। बात करें फर्मी की या फर्मियॉन्स की, तो फर्मियॉन्स में जो आता है FI वो बराबर होता है 1/में e⁻α e⁻में EI/kT +1। यानी जो हमारा फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैक्सवेल में आ रहा था, यदि डिनोमिनेटर में +1 कर दूं तो क्या हमें फर्मियॉन्स मिल जाएगा? हाँ, फर्मियॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मिल जाएगा। तीनों को, मतलब इन तीनों को फॉर्मूला लर्न करना बहुत इजी है। देखो इसमें +1 आ रहा है, जब हम बात करेंगे बॉर्न्स आइंस्टाइन की तो उसमें -1 आएगा। क्या आएगा? -1। बाकी सारा एज इट इज सेम रहेगा, e⁻α e⁻में EI/kT -1। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैक्सवेल का
फर्मियंस का और बोसॉन्स का, तीनों का याद होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस में इंक्लूड होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज आती है, और ठीक है, एक चीज और आती है इसके अंदर जो कि हम देखते भी हैं, और वो आता है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिकल पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि जो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होता है, वो बेसिकली किसी भी सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करता। सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं सिमेट्रिकल वेव फंक्शन की बात करता हूं, पहले मैं बताता हूं है क्या, और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होता है, वो किसी भी सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो एनी सिमेट्रिसिटी, यानी सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करता। वही भी यदि हम बात करें फर्मियंस की और बोसॉन्स की, तो जो हमारा ये होता है बोर्न-आइंस्टाइन, ये सिमेट्रिसिटी को वेव करते हैं, तो हम बोलते हैं इट, यानी बोर्न-आइंस्टाइन का जो वेव होता है, यानी जो क्योंकि हमें पार्टिकल्स की बात करें, पार्टिकल्स का वेव फंक्शन होगा, तो उसका जो वेव फंक्शन होता है, वो वेव फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है। लेकिन यदि हम बात करें फर्मियंस के पार्टिकल्स की, तो फर्मियंस के पार्टिकल्स का वो उनका जो सिमेट्रिसिटी नहीं होती, ये तो किसी सिमेट्रिसिटी को फॉलो ही नहीं करते। इन फर्मियंस का जो सिमेट्रिसिटी होती है वो एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है। तो जो वेव फंक्शन, ये जो वेव फंक्शन फॉर्म करते हैं, जो वेव फंक्शन होता है, वो एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है, एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है। यानी जो फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं, उनकी सिमेट्रिसिटी एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है, लेकिन जो बोसॉन्स होते हैं वो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन को फॉर्म करते हैं। अच्छा, सिमेट्रिकल एंटी सिमेट्रिकल कहने का मतलब यह है कि सपोज करो यहां पे हमने एक वेव फंक्शन लिखा, यहां पे मैंने दो पार्टिकल्स ले ली, पार्टिकल नंबर ए और पार्टिकल नंबर बी, दो पार्टिकल्स ले लिए। दो पार्टिकल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यदि ये दोनों पार्टिकल्स सिमेट्रिकल वेव फंक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, यदि सिमेट्रिकल वेव फंक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, तो जब मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा, तो फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी वेव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी साइन कुछ नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन क्या होगा? सेम रहेगा। ये किसके लिए? बोसॉन्स के, क्योंकि जो बोसॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं। सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है उनका। सिमेट्रिकल वेव फंक्शन मतलब होता है कि 512 जो होता है वो 521 के बराबर होता है। यदि कोई दो पार्टिकल्स है 1 और 2, उनको मैं इंटरचेंज करता हूं, 2 और 1 लिखता हूं, तो जो वेव फंक्शन का साइन होता है वो चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। लेकिन वहीं पर यदि मैं बात करूं, वहीं पर यदि मैं बात करूं, वहीं पर यदि मैं बात करूं, इसको मैं इरेज करके यहां लिख देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा किसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं पर ये मैं बात करूं, जो हमारे बोसॉन्स होते हैं वो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होते हैं, यानी 512 जो होगा वो 521 के बराबर होगा, सिमेट्रिसिटी होती है। लेकिन यदि एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन क्या होता है कि हमने दो पार्टिकल्स लिए, जब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, यानी ये क्या हमारे एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है। अब ये एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन है, तो ये पता क्यों है? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, बिल्कुल इसके पीछे रीजन है। और वो रीजन क्या है? वो रीजन है इस ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन का। इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल, ये जो इसका इंटीग्रल स्पिन होता है, इसका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, ये जो रीजन होता है, ये एक रीजन होता है इंटीग्रल हाफ स्पिन का। क्यों? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी कि ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता था कि एक ऑर्बिट में दो पार्टिकल्स होंगे, तो एक पार्टिकल का स्पिन यदि पॉजिटिव होगा, दूसरा का नेगेटिव होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो यहां पे हम वही बात कर रहे हैं कि यदि एक पार्टिकल पॉजिटिव है और एक पार्टिकल नेगेटिव है, यदि हम उसको इंटरचेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं साइन तो आगे आएगा ना। बिकॉज क्योंकि इनका जो स्पिन है वो क्या होता है? ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है ना। वहीं पर हम बात करें बोसॉन्स की, क्योंकि वो वेव सिमेट्रिकल वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं और वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। अभी पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो ये नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहिए, वो इसको फॉलो से नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि इस ऑर्बिट में दोनों पार्टिकल का जो स्पिन होगा वो सेम होगा। स्पिन सेम होगा तो मतलब ये है कि यदि ये पार्टिकल पॉजिटिव है, ये पार्टिकल पॉजिटिव है, इंटरचेंज करने के बाद भी तो ये दोनों पार्टिकल पॉजिटिव ही तो रहेंगे। यदि 1 2 पॉजिटिव था तो 2 1 भी तो पॉजिटिव रहेगा।
बिल्कुल, लेकिन यहां पर क्या था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इंटरचेंज किया, तो यहां पे एक आगे माइनस का साइन आ जाता है। इस वजह से ये जो फंक्शन होता है हमारा, जो फर्मियन, ये जो फर्मी डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये हमारा एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है, और जो बोसॉन्स होता है ये हमारा सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है। लेकिन मैक्सवेल जो होता है वो किसी भी सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता ही नहीं है, ये दो हाथ दूर ही रहता है। भाई मैं तो सिमेट्री को फॉलो नहीं करता, ये दूर ही रहता है, ठीक है, ये डिफरेंस था। एंड अब हम इसके थोड़ा ग्राफ्स को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ग्राफ भी कुछ पूछ लेते हैं। ग्राफ के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने इसका भी फॉर्मूला देखा था, मैं इसका फॉर्मूला वापस लिख देता हूं रिवाइज कराने के लिए, और वो था एफ आई इज इक्वल टू 1 में ई की पावर एल्फा ई की पावर में ई आई स्लैश के टी। ये फॉर्मूला था, ये था किसका, मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स का था। मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको हम बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसको बोलते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल है, यानी जो बिहेवियर है फंक्शन का इस ई के साथ वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। यानी यदि हम इस फंक्शन का इस तरफ हमारा क्या है, हमारा वाई एक्सिस का लॉन्ग है फंक्शन, ये हमारा एफ आई क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हमारा इस तरफ है, एफ आई हमारा फंक्शन इस तरफ है, और एक्स एक्सिस में हमारा ई आई, किसी भी आई सेल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो जो फंक्शन का ई आई के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये देखो एक्सपोनेंशियल कर्व भी बन रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व भी बन रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। अब ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, अब देखो नीचे वाला कर्व देखोगे, नीचे वाला कर्व देख रहे हो तो उसमें ये थोड़ा स्लिट हो गया, ये थोड़ा नीचे की तरफ बेंड हो गया, ये ऐसा क्यों है। तो देखो टेम्परेचर यदि हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, पहले 1000 केल्विन था, अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सपोनेंशियल कर्व होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, फिर डिक्रीज हो रहा है, देखो एक्सपोनेंशियल कर्व। लेकिन यदि मैं वहीं पे यदि मैं बात करूं, क्योंकि क्या होगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ई की पावर में क्या हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि देखो ई आई बढ़ता तो ई की पावर बहुत बड़ी होती, लेकिन अब ई बहुत कम है, ई बहुत छोटा है, क्योंकि टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यदि ये जो हमारा किसी आई सेल की जो एनर्जी थी वो डिक्रीज हो रही है तो ई की पावर में, यानी जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो बेसिकली थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जो देखो कर्व, ये जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरीके से फिर बनेगा। वही हम बात करें बॉस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि यदि मेरी एनर्जी बहुत ग्रेटर देन है केबीटी से, यानी टेम्परेचर बहुत कम है और हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व इसका बनेगा, जैसे उसका बन रहा था मैक्सवेल का, बॉस आइंस्टाइन का भी बनेगा, बोसॉन्स का भी वही बनेगा। लेकिन जैसे ही हमारे यदि मैं बात करूं किसकी, टेम्परेचर की, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यदि मेरी एनर्जी बहुत कम हो गई केबीटी से, यानी मतलब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने 10,000 ले लिया, तब इस केस में क्या आएगा, जो बॉन्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो हमारे जो मैक्सवेल, ये हमारे बेसिकली क्या था, मैक्सवेल वाला था ना, तो ये मैक्सवेल कर्व से ऊपर की तरफ लाई करता है। ये देखो ऊपर की तरफ लाई भी कर रहा है, हमें दिख भी रहा है ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। तो यदि एनर्जी ज्यादा होगी तो एक्सपोनेंशियल कर्व भी, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होगा कर्व का। लेकिन यदि हमारी जो एनर्जी है उसकी वैल्यू केबीटी से कम है, इन दैट केस जो हमारा कर्व होगा वो मैक्सवेल बोल्टमैन कर्व था उसके ऊपर लाई करेगा, अब लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा था किसका, मैक्सवेल का हो गया, ये हमारा बोसॉन्स का, ये बॉन्स आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, यहां पे वही चीज लिखी हुई है कि ई आई की वैल्यू ये ग्रेटर देन केबीटी हुई तो बॉन्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच द एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। वहीं पर ये है ना, वहीं पे जो कि किसके बराबर था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के सेम कर्व था। लेकिन वहीं पर यदि मैं बात करूं कि यदि मेरी एनर्जी की वैल्यू केबीटी से कम हो गई, इन दैट केस जो ऑक्यूपेशन होगा इंडेक्स मच ग्रेटर देन द कंपेयर टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, और इन दैट केस जो हमारा कर्व आएगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। फिर हम बात करते हैं फर्मी डायरेक्टिव स्टैटिस्टिक्स का। ये जो कर्व है ये हम कर्व पढ़ेंगे किसके अंदर, फर्मी लेवल के अंदर। फर्मी लेवल के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम फर्मी लेवल के बारे में बात करेंगे, और फिर फर्मी लेवल को हम किसी भी आयत सेल की एनर्जी से कंपेयर करेंगे, और एट 0 केल्विन हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा कर्व है ना, हम जब वहां पढ़ेंगे तो हमें और से समझ आएगा, बिकॉज अभी हमें नहीं पता कि 0 केल्विन क्या है और फर्मी लेवल क्या है, उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कर्व अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं वहां पे करूंगा तो मैं ये कर्व वापस यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा इन
तब आपको समझ आएगा कि ये कर्व कैसे अकॉर्डिंग बन रहा है। तो हम ये अपने फर्मी लेवल वाले जो स्लाइड होगी उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। ओके, फिर आता है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलना तो क्वेश्चन बोल दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दो, लेकिन ये छोटा सा है, लेकिन ये पता नहीं आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने ये लिखा हुआ है कि लिमिट व्हेन बोथ बोसॉन या फर्मियंस अप्रोच टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आता है कि वो कंडीशन बताइए जिस कंडीशन पे बोर्न आइंस्टाइन एंड फर्मी डायरेक्ट्रिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को अप्रोच करते हैं, फॉलो करते हैं। ये कहने का मतलब है इसका। तो हमने पहले तीनों को फॉर्मूला लिख लिया। अप्रोच कहने का मतलब है कि बराबर हो जाए, इक्वल तो नहीं होगा लेकिन अप्रोच तो कर सकता है। ये कब होगी, कंडीशन कब होगी? तो बेसिकली देखो, जी अपॉन में एन आई, वैसे हमने भी क्या पढ़ा था, एन आई अपॉन में जी पढ़ा था, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लिया, जी अपॉन में एन आई लिख दिया, तो बराबर ई की पावर अल्फा ई की पावर में ई आई स्लैश के टी। ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का। बोर्न आइंस्टाइन में क्या होता है, -1 आता है, और फर्मी में क्या आता है, +1 आता है, बाकी एज इट इज रहता है, ठीक है। तीनों के लिख लिए, तीनों के फॉर्म में लिख लिए। यहां पे इन तीनों फॉर्मूले में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज हमें पीछे देख के आया तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब यहां पे बात आती है कि तीनों बराबर कैसे होंगे, है ना, तीनों बराबर कैसे होंगे, कैसे पता लगेगा बराबर है? तो बेसिकली देखो क्या है कि यदि मेरी जी आई, इफ जी आई अपॉन में एन आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब ये कि यदि मेरी जी आई की वैल्यू, जी आई अपॉन में एन आई की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू, सपोज करो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो यदि बहुत बड़ी वैल्यू मतलब 1 से बहुत बड़ी वैल्यू, 1 से बहुत बड़ी वैल्यू है, देन यदि जी आई अपॉन में एन आई को, क्या मैं जी आई अपॉन में एन आई +1 लिख सकता हूं? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जी आई अपॉन में एन आई की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसमें यदि आप +1 ऐड कर दोगे या +1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। लाखों में करोड़ों में एक ऐड करने से या एक -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वैसी बात है, जी अपॉन में एन आई की वैल्यू बहुत बड़ी है, इफ यदि वैल्यू बहुत बड़ी है तो उसमें 1 ऐड करने या -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तीनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो सकती है। इन दिस लिमिट Bose-Einstein और Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल विद द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हमने ये वाली लिमिट यानी ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस, ये तीनों की तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और दिस लिमिट यानी ये जो मैंने बोला था ना यार, ये होना चाहिए, लेकिन ये कब एग्जिस्ट करेगा, जी अपन में आना है इज ग्रेटर देन 1, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, इन टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, एंड प्रेशर इज नॉट टू हाई, और प्रेशर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं कि हमने बहुत टेम्परेचर, हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू को बड़ी बनाना था, तो मैंने क्या कर दिया, के को बहुत बड़ी वैल्यू कर दी। नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये क्या कहने का मतलब क्या है कि यदि आप टी को डिक्रीज कर दोगे तो ई की पावर क्या हो जाएगी, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, और ई की पावर इंक्रीज हुई तो पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब -1 +1 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी टी की वैल्यू डिक्रीज कर दोगे, नहीं, टी की वैल्यू नहीं, जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो नॉट टू लो, ज्यादा लो नहीं होनी चाहिए कि एकदम ही डिक्रीज कर देनी है, ज्यादा कम नहीं करनी है, और प्रेशर की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है। इन दैट सिचुएशन डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे ही हमारी पूरी वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, और उसमें -1 +1 हमारी क्या होगी, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन इतना ये नहीं है कि बिल्कुल ही बिल्कुल भी टेम्परेचर कम ही कर देंगे, इतना टेम्परेचर में क्या करना है, कम नहीं करना है। तो उस सिचुएशन में जब हम ये कंडीशन लगाएंगे, द वैल्यू बहुत ग्रेटर देन 1 होगी, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तीनों के तीनों कब बराबर होंगे, उसकी कंडीशन हमने देख ली। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होता है कि वो बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि हम बोलते हैं ये मेरी ब्लैक बॉडी है, तो इसमें जितनी भी रेडिएशन आ रही है, ये एब्जॉर्ब कर लेगी, क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वेरिएशन ऑफ द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंटेंसिटी, ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। कुछ पॉइंट्स लिखे, देखो ये थ्योरेटिकल है, एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता, मेन जो है ये ग्राफ हो जाता है, लेकिन थोड़े पॉइंट्स इसको हम रीड कर लेते हैं। और वो क्या है, व्हेन द ब्लैक बॉडी इज हीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर इट एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ।
यानी कहने का मतलब यह है कि यदि मैंने ये हमारी ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी ने बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है ना, तरह तरह की एनर्जी थी, सबको एब्जॉर्ब कर लिया। जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेवलेंथ एमिट करेगा, अल्ट्रावायलेट की, यूवी रे, एक्स रे, जितने भी गामा रे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो वेवलेंथ होती है उसको वो रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। जब उसको क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ठीक है, बिकॉज हर टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ होगी, हर टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ होगी। ये किसने बोला था, ये वीन्स लॉ बोलता है कि हर टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ होगी। आगे हम ग्राफिकली भी देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, द ओरिजिन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम अ हीटेड बॉडी इज अ रैपिड वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स नॉन एज ऑस्किलेटिंग। द ओरिजिन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम अ हीटेड बॉडी इज द रैपिड वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। यानी कहने मतलब यह है कि रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड बॉडी कि एक हमारी जो मैं बोले तो ब्लैक बॉडी हम बात कर रहे थे, तो ब्लैक बॉडी में से जो भी रेडिएशन बाहर निकल रही थी है ना, जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, तो देखो ब्लैक बॉडी जितनी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जितनी ये गुड ऑब्जर्विंग है, उतनी वो गुड एमिटिंग भी है। यानी ये जितने अच्छे से एब्जॉर्ब करती है उतने अच्छे से एमिट भी करती है। ये इसका मतलब नहीं सिर्फ एब्जॉर्ब करती है, एमिट नहीं करती, ये एमिट भी करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल ने जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, दिस ऑस्किलेटर रेडिएट एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पे जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी है, ये एनर्जी एमिट होगी, और ये जो एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो एनर्जी एमिट हो रही है, जो बाहर एनर्जी निकल रही है, वो अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी निकलेगी, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी। हो सकती है कोई अल्ट्रावायलेट हो, कोई यूवी रे हो, कोई गामा रे हो। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होगी कि जितने भी यहाँ पे ऑस्किलेटर्स होंगे वो एक एनर्जी को रेडिएट करते हैं फॉर्म ऑफ इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में एनर्जी क्या होंगे, एमिट करेंगे, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी of radiation with wavelength lambda at different temperature can be explained by diagram। अब हम एक डायग्राम देखने वाले हैं, और उस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही दिखते हैं। तो एक डायग्राम है, यहाँ पे गिवन है हमारी एनर्जी और यहाँ पे गिवन है हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें पता है कि इस तरह हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी, ऊपर की तरफ एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। सबसे पहले वाला वेव देखो, ये है ये हमारी पहली वेव होगी, और ये पहली वेव 100 केल्विन पर है ना, 100 केल्विन पर यहां पर जाकर इसका हाईएस्ट पीक आता है। यानी यहां जाकर के इसका ये अपना कोई वेवलेंथ एमिट, मतलब कोई एनर्जी एमिट करता है, इस पीक पर आके अपना कोई एनर्जी एमिट करता है, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, दूसरी वेव थी, और दूसरी वेव ने भी किसी पॉइंट पे जाकर के एनर्जी को एमिट किया, और इसकी कोई ना कोई एनर्जी, इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। जैसे हमने टेम्परेचर और इंक्रीज किया, तीसरी वेव ने अपना वेवलेंथ अपनी एनर्जी एमिट करी, और अपनी उस एनर्जी पे कोई ना कोई वेवलेंथ जरूर होगी। तो अब देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हमारी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ना। ये देखो पहले ये हमारी फर्स्ट वाली एनर्जी की वेवलेंथ है, ये हमारी सेकंड वाली वेवलेंथ है, ये हमारी थर्ड वेवलेंथ है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, मेरी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, मेरी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसी चीज को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। वीन्स अंकल ने ये बोला कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेवलेंथ जो होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसको एक फॉर्मूला दे दिया, और वो हो गया लैम्डा इंटू 2 इज इक्वल लैम्डा इज माई वेवलेंथ, टी इज माई टेम्परेचर, इक्वल टू में कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, लैम्डा टी इज इक्वल टू में बी, दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जो रिलेशन था कि यार टेम्परेचर और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमारे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से पता लगा, और ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने अंकल ने बताया। ये मेरा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या बोल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने वेवलेंथ डिक्रीज होनी चाहिए, और इस तरह का कर्व बनना चाहिए, इस तरह का कर्व बनना चाहिए। अच्छा, अब बात आते हैं हमारे तीन लॉ, जो हमारे तीन लॉ थे, एक था रेलीजियंस लॉ, एक था वीन्स लॉ, और एक था हमारा प्लैंक लॉ। सबसे पहले में पढ़ते हैं कि रेलीजियंस लॉ, और ये तीनों लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये जो वेव है, इस वेव की हर पॉइंट पर एनर्जी है, तो ये तीन लॉ के थ्रू हम एक पर्टिकुलर सेक्शन में कि इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ के बीच में, वेवलेंथ को हम टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में ले सकते हैं, तो मुझे इतने छोटे से फ्रीक्वेंसी में
यदि मुझे इस छोटे से इंटरवल में, छोटे से फ्रीक्वेंसी में, इस छोटे से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज में मुझे एनर्जी चाहिए हो, एनर्जी इंटेंसिटी चाहिए हो, तो उसके लिए हमने को कैलकुलेट करने के लिए रेली जीन्स लॉ या वीन्स लॉ या प्लैंक रेडिएशन लॉ हम इंट्रोड्यूस हुए। यानी हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये जो तीन लॉ है हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये ना एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह अलग अलग एनर्जी है। तो हम एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज के अंदर हम एनर्जी को देखना, हम एनर्जी इंटेंसिटी को देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले आया रेली जीन्स लॉ। उन्होंने अकॉर्डिंग टू द रेली जीन्स लॉ, एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंटू डी लैम्डा, कि एक ब्लैक बॉडी होगी, एक ब्लैक बॉडी अपना एनर्जी एमिट कर रही होगी, तो लैम्डा और डी लैम्डा के इंटरवल में या रेंज में कितनी एनर्जी एमिट हुई, वो पता लगाना है। उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, जिसमें एनर्जी ब्लैक बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारी वो एनर्जी है जो उस इंटरवल में, यानी लैम्डा टू डी लैम्डा के फॉर्मेट में, ये इतनी हमारी एनर्जी। तो ये हमारा रेली जीन्स लॉ है। इसको हम, इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। इसको हम जो ड्राइव करते हैं वो प्लैंक रेडिएशन लॉ से ड्राइव करते हैं। ये हमारा एनर्जी है, और ये फॉर्मूला जो है वो बराबर है 8 पाई म्यू, दिस माई फ्रीक्वेंसी, इज माई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी माई टेम्परेचर, सी इज माई स्पीड ऑफ लाइट, और दिस माई डीवी, दिस माई वॉल्यूम। तो दिस इज माई एनर्जी, और ये एनर्जी हमें क्या बता रही है कि लैम्डा और डी लैम्डा के बीच में, लैम्डा और डी लैम्डा के रेंज में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। यानी लैम्डा और डी लैम्डा, इसने ये रेंज डिफाइन कर दी, इस रेंज के बीच में कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, एक ड्रॉबैक था, एक लिमिटेशन थी। रेली जीन्स लॉ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इस रेंज को कैलकुलेट तो कर देगा, लेकिन इसमें ना कुछ लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन क्या थी, ये डिस्कस करते हैं। इट वॉज फाउंड टू एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुझे बेसिकली क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था कि यार ये जो पूरी वेव है, मुझे को तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था। तो मैंने बोला मुझे किसी छोटे से रेंज में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। तो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखा गया रेली जीन्स लॉ के अंदर, ये देखा गया कि ओनली द लॉन्गर वेवलेंथ रीजंस ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, यानी इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो रेली जीन्स लॉ था, ये एप्लीकेबल तो था, इसका फॉर्मूला एप्लीकेबल तो था, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ रीजन के लिए एप्लीकेबल था। यानी यदि वेवलेंथ हमारी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कैसे आएगी, तो देखो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, यदि हम वेवलेंथ लिखते हैं तो वो मेरा म्यू इंटू क्या होता है, एनर्जी होता है। म्यू क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा इज इक्वल, तो जहां पे सी बाई म्यू होगा, जहां पे देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं म्यू अपॉन में सी, तो इस म्यू अपॉन में सी क्या लिख सकते हैं, 1 बाई लैम्डा। तो इसमें पूरी की जगह 1 बाई लैम्डा लिख दूं, 1 बाई लैम्डा लिख दूं, और क्यूब था तो पावर क्यूब आ जाएगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ आ गई। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सिव प्रोपोर्शन है बेसिकली। कहने का मतलब तो ये है ना कि दूसरे के इनवर्सिव प्रोपोर्शन है। तो बेसिकली क्या है, अच्छा यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऊपर सी आएगा, एक दूसरे के इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे म्यू आएगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या है, ये जो रेली जीन्स लॉ था, ये लॉन्गर वेवलेंथ के लगता था, यानी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी या फिर बोलो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के लिए रेली जीन्स लॉ एप्लीकेबल था। यानी वेवलेंथ ज्यादा है तब तो ये बता देगा कि उस रीजन में क्या एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, क्या एनर्जी कितनी है, क्या ऐसा बता देगा। लेकिन कब बताएगा, लॉन्गर रीजन में, यानी जब वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ कम के लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं होता, स्पेक्ट्रम बताते ही नहीं है ये। तो ये इसका ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, या फिर मैं बोलूं लॉन्गर वेवलेंथ बोलूं या फिर लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये एप्लीकेबल था, रेली जीन्स लॉ। और इसने क्या बताया था, फर्दर रेली जीन्स लॉ प्रिडिक्ट दैट ब्लैक बॉडी रेडिएट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी जो मेरी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, जो हमारी कम वेवलेंथ वाली जो रीजन होता है, सो दैट नो एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द एमिशन इन द लॉन्गर वेवलेंथ। इसने बोला कि जो हमारी वेवलेंथ कम होगी तो उसमें ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ग्राफिकली देखते हैं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं इस रीजन को। ये हमारी इस तरफ है हमारी एनर्जी, इस तरफ है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेवलेंथ, अभी हम यहाँ पे जो कर्व है ना फ्रीक्वेंसी का है, ऊपर जो कर्व बनाया था वो एनर्जी का था, और वो जो था वो वेवलेंथ का था।
यहाँ तो जो था वहाँ पे वेवलेंथ का था, ये वेवलेंथ का था। यहाँ पे हम एनर्जी के, यहाँ पे हम वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का डील कर रहे हैं। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दूसरी इन्वेस्टिगेशन है। मैं यदि बोल रहा हूँ लॉन्गर फ्रीक्वेंसी तो मतलब शॉर्टर वेवलेंथ होगी, और यदि मैं बात करूँ हायर फ्रीक्वेंसी तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, लेकिन बात करूँ लोअर फ्रीक्वेंसी तो हायर वेवलेंथ होगी। तो एक दूसरे के इन्वर्सिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये रेले-जीन्स लॉ क्या बोल रहा था? रेले-जीन्स लॉ ये बोल रहा था कि जब मेरी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ शॉर्टर मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो मतलब ये कि जब मेरी वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पर ये जो मेरा कर्व है, इस पॉइंट पर हायर फ्रीक्वेंसी है, पीक ज्यादा तो हायर फ्रीक्वेंसी है। यानी जब मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ कम होगी। तो एट शॉर्टर फ्रीक्वेंसी रिलीजियस ने बोला एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा एमिट होगी। बहुत ज्यादा एमिट होने का मतलब है कि देखो इसका कर्व भी इस तरीके से बन रहा है कि ये तो एनर्जी इंक्रीज करिए इंक्रीज करिए इंक्रीज करिए, और ये ऐसे करते 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 ये बोल रहा है इन्फिनिटी जा रही है। यानी जब मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी तो एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कभी देखा कि सिस्टम की एनर्जी इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी नेदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना। तो यदि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती या फिर क्रिएट नहीं हो सकती, तो एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे आ सकती है कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। तो ये तो इसके जो ये जो इसने सोचा था ये भी गलत प्रिडिक्ट किया था कि इसने बोला था, इसने जो स्टेटमेंट दी है कि सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ में एप्लीकेबल होता है और शॉर्टर वेवलेंथ में क्या होता है ज्यादा एनर्जी एमिट करता है, ये पॉसिबल नहीं है। इस रिलीजियंस लॉ के अकॉर्डिंग इसका कर्व इस अकॉर्डिंग ऐसा बनता है। मैं इरेज करके फिर दिखा देता हूं। इसका जो कर्व होता है वो इस तरीके से बनता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है मतलब वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या हो जाता है, ये अपने ओरिजिनल जो कर्व होता है, ये मेरा जो है ना ये रियल कर्व है, ये रियल कर्व है, ये एक्चुअल में ये आना चाहिए, क्योंकि मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, तो यही कर्व आना चाहिए था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करना चाहिए। लेकिन रेलीजियंस लॉ का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कर्व मैच नहीं करता। कहां पर? जब मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जब शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, इसका मतलब फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाता, मैच नहीं कर पाता, ठीक है। वही हम बात करते हैं वीन्स लॉ की। वीन्स लॉ में क्या डिफरेंस था, वीन्स लॉ में क्या खराबी थी, इसको भी इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी शॉर्टर रेंज के अंदर मुझे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाना था, कितनी एनर्जी है उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में। तो अकॉर्डिंग टू द वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम, वही सेम डेफिनेशन जो वहां थी कि द लॉ ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा और डी लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी यहाँ ये वाली वैल्यू लैम्डा होगी तो उससे जस्ट आगे वाली डी लैम्डा होगी, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसके रेंज में मुझे निकालना था। तो इन्होंने भी, इसने भी ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दिया, इसको भी हम प्लैंक रेडिएशन लॉ से ड्राइव करेंगे। ये कुछ ऐसा, इसने ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया 8 पाई एच फ्रीक्वेंसी क्यू अपॉन में सी क्यू डीवी अपॉन में ई की पावर में एच म्यू स्लैश के टी, ये तरीके से क्या दिया इसने फॉर्मूला दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो दे दिया, इस फॉर्मूले में क्या लिमिटेशन थी या फिर वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या लिमिटेशन थी? तो वीन्स लॉ एक्सप्लेन एनर्जी ओनली इन द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन, यानी यदि वेवलेंथ कम होगी तब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। यानी वो क्या था, जो रेलीजियंस लॉ था वो जब लॉन्गर वेवलेंथ थी तब एक्सप्लेन कर पा रहा था, लेकिन जो क्या बोलते हैं वीन्स लॉ है, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ जब होगी तभी वो एक्सप्लेन कर पाएगा। यानी वेवलेंथ इतनी छोटी है तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसमें एक लिमिटेशन थी कि सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है, लॉन्गर वेवलेंथ एप्लीकेबल नहीं है। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ कम है, यानी हायर फ्रीक्वेंसी, यानी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और या फिर वेवलेंथ कम होगी तब ये अच्छे से उस रीजन के अंदर कितनी एनर्जी है वो अच्छे से बता देगा कि यार इतनी एनर्जी है। अकॉर्डिंग आल्सो द एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी टेंड्स टू जीरो एट वेरी हाई टेम्परेचर विच इज कॉन्ट्रडिक्शन विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। और उसने एक और बात बोल दी अपने फ्लो में, क्या बात बोल दी कि जो एनर्जी एमिट होगी बाय द ब्लैक बॉडी वो जीरो हो जाएगी हाई टेम्परेचर। जब मैंने टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर दिया कि हमारी जो एनर्जी वो जीरो हो जाएगी, वही बात होगी ना। कैसे? कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी नेदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉय। यदि पहले एनर्जी ब्लैक बॉडी के पास थी तो सडनली जीरो कैसे हो सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी। अब ये कैसे ग्राफिकली समझते हैं? ये है, ये एक्चुअल था, ये रेलीजियंस लॉ था, ये हमारा वीन्स लॉ का कर्व, ये हमारा डेड डैश बना हुआ है, ये हमारा रेलीजियंस लॉ का कर्व है, ये जो डेड डैश बना हुआ है, ठीक है।
ये देखो ये यहां जाके एप्लीकेबल हो रहा है। यहां कौन सी, ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये है हमारी हायर फ्रीक्वेंसी का, हायर फ्रीक्वेंसी या फिर बोलना चाहे तो लोअर वेवलेंथ का। यानी फ्रीक्वेंसी यदि ज्यादा होगी और वेवलेंथ यदि कम होगी तो वीन्स लॉ अच्छे से एप्लीकेबल होगा। लेकिन जैसी फ्रीक्वेंसी मैंने कम करी, फ्रीक्वेंसी कम करी, फ्रीक्वेंसी देखो इस तरह इधर जा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो अपने जो रियल कर्व है हमारा, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, उससे वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। और देखो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा था, ये जो वीन्स लॉ था ये सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अच्छे से एनर्जी बता रहा था। रिलीजियस लॉ था वो हायर वेवलेंथ के लिए, तब एक्सपेरिमेंट वैल्यू तब अच्छे से एनर्जी बता रहा था। तो हमें एक ऐसा चाहिए था लॉ जो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों रीजन के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तब आया प्लैंक लॉ। और प्लैंक अंकल ने बोला, प्लैंक अंकल की जो स्टेटमेंट है वो तो याद होगा कि जो एनर्जी, पता है ये दोनों फेल क्यों हो रहे थे। ये पहली बात तो ये फेल हो रहे थे क्योंकि प्लैंक लॉ की एक स्टेटमेंट जो कि हमने बहुत बार पढ़ी है कि प्लैंक ने बोला कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस एमिट नहीं होती है ना। इसमें बोलते हैं कि बल्ब होगा, यदि बल्ब में से किसी एनर्जी निकले तो एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट हो रही होगी। किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, कंटिन्यूस एमिट नहीं हो रही, क्या लगातार ऐसे एमिट हो जा रही नहीं। पहली बात है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। उस पैकेट को बोला क्वांटा के क्वांटम पैकेट्स, मतलब जो पैकेट्स, जो एनर्जी के पैकेट्स जो होते हैं वो उस फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है, उसको उसने नाम दिया क्वांटा, और वो डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। लेकिन जब बताइए ये जो रेलिजेंस लॉ था, वीन्स लॉ था, इन्होंने किसको फॉलो किया था, कंटिन्यूस फॉर्मेट को फॉलो किया था। इन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस एमिट होती रहती है। इस वजह से क्या होता है, इनका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और जो खुद की वैल्यू मैच नहीं कर पा रही थी, ग्राफिकली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी इनकी वैल्यू मैच नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ये जो लेके चल रहे थे ये कंटिन्यूस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चल रहे थे कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस एमिट हो रही है। लेकिन जो प्लैंक था उसने आती पहले स्टेटमेंट तो ये दी, ये जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एमिट होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जिसको उसने क्वांटा नाम दिया। जब बात करते हैं हम प्लैंक की, तो प्लैंक के अकॉर्डिंग उसने 3 स्टेटमेंट्स बोली। और जब प्लैंक लॉ आया तो उसने जब अपना फॉर्मूला दिया, उसको हम ड्राइव भी करेंगे, तो उसका फॉर्मूला एकदम फिट, एकदम एक्सपेरिमेंटली फिट हो रहा था। तो जो ये कर्व हमने रिप्रेजेंट किया है, ये कौन सा कर्व है, ये प्लैंक का कर्व है। किसका कर्व है, प्लैंक लॉ का कर्व है। ये रिलीजियंस का है इस साइड वाला, इस साइड वाला है हमारा वीन्स का, और ये जो कंप्लीट जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच हो रहा था वो था प्लैंक लॉ। ग्राफिकली देख लिया, स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएशन लॉ, वेन एवर रेडिएशन इज एमिट और एब्जॉर्व बाय द ब्लैक बॉडी, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन भले एमिट करे एब्जॉर्व करे, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द मैटर एंड द रेडिएशन टेक प्लेस ओनली इन द डिस्क्रीट स्टेप्स, कि भले वो एनर्जी को एमिट करे या एनर्जी को वो एब्जॉर्व करे, ब्लैक बॉडी में बात कर रहे हैं कि यदि वो एनर्जी को भले वो एब्जॉर्व करे या भले एमिट करे, वो हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में ही करेगा, कंटिन्यूस नहीं करेगा कि लगातार वो कंटिन्यूस एनर्जी को एमिट करे जा रहा नहीं, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा। और ऑब्जर्व भी क्या करेगा, वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। उसने एक फॉर्मूला भी दिया था कि जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, एच म्यू के बराबर होता है। एन हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना, एच म्यू, 2 एच म्यू, 3 एच म्यू, इस तरह की क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है फिर एब्जॉर्ब होती है। तो ये प्लैंक ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, है ना, एच म्यू उसने दिया था। और इसको एच क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि प्लैंक नहीं दिया इसलिए इसको प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट नाम जाना जाता है। ठीक है, प्लैंक की ये बातें थी, प्लैंक की 3 जो पॉइंट्स थे जिसने डिस्क्रीट फॉर्म में बोला, फिर ये वाले स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे इसकी डेरिवेशन को देखते हैं। ये चीज मैं आफ्टर डेरिवेशन बताऊंगा कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो हमारा रेलिजेंस लॉ था, वीन्स लॉ था, उसको हम ड्राइव करते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ से। प्लैंक का फॉर्मूला आता है, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, हल्का सा माइनर चेंज करते हैं और हमें रेलिजेंस लॉ मिल जाता है, हमें वीन्स लॉ मिल जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ड्राइव द रेलिजेंस लॉ, वीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन लॉ, प्लैंक रेडिएशन लॉ से ड्राइव करो। तो ये वाला क्वेश्चन आता है।
अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ की डेरिवेशन, कि प्लैंक रेडिएशन लॉ एनर्जी, उसका एनर्जी का जो एनर्जी का फॉर्मूला वो कैसे आया। स्टार्ट करेंगे। द ऑस्किलेटर्स हैव द एनर्जीज, ऑस्किलेटर मतलब वही पार्टिकल्स जिसकी वो बात कर रहा है, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की एनर्जी। प्लैंक रेडिएशन एक फॉर्मूला दिया, वो दिया एनर्जी इज इक्वल टू में एन एच म्यू। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, एनर्जी इक्वल टू में एन एच म्यू। अब अकॉर्डिंग टू बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स इज, यानी मतलब ये कि यदि एक सिस्टम मान लूं या फिर एक पार्टिकल मान लूं, एक सिस्टम मान लूं, उस सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स किसके बराबर होंगे, अकॉर्डिंग टू बॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। और वो टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट ऑस्किलेटर्स होंगे, यानी कैपिटल एन, जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बराबर होगा एन नॉट के। एन नॉट क्या है हम देखेंगे, एन नॉट प्लस एन नॉट ई की पावर में माइनस का एच म्यू स्लैश के टी, फिर एन नॉट ई की पावर में माइनस का ट्वाइस ऑफ एच म्यू स्लैश के टी। यानी हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एनर्जी जो हो रही है, मतलब एच म्यू की एनर्जी, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ई फिर ट्वाइस ऑफ ई फिर थ्राइस ऑफ ई, ऐसे डैश डैश करके एन ई, इस तरीके से क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर। ठीक है, इसमें ये एन नॉट क्या है, एन नॉट क्या है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स हैविंग जीरो एनर्जी, यानी अलग अलग सेल की एनर्जीज होगी, अलग अलग लेवल में अलग अलग ऑस्किलेटर्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो एन नॉट क्या है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर हैविंग जीरो एनर्जी, यानी उस ऑस्किलेटर के बारे में बात करें जिसकी एनर्जी जीरो है, एन नॉट वो है। ठीक है, यहां पे के क्या है, टी मेरा टेम्परेचर है, म्यू माई फ्रीक्वेंसी, के क्या है, बोल्टजमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने पुट किया। यहां पे बेसिकली पुटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे आगे इसी इक्वेशन का मुझे यूज करना है, तो मुझे बार बार ना एच म्यू स्लैश के टी बार बार लिखना पड़ेगा। तो मेरे को इजी लिखने के लिए, सिर्फ इजी पीजी बनाने के लिए क्या मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसको मैंने अल्फा लेट कर लिया है ना, ट्वाइस ऑफ अल्फा थ्री ऑफ अल्फा, ये लिखना इजी है। बार बार इसमें ऊपर में स्लैश के टी लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, माइनस भूल जाए कहीं और गड़बड़। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने पुटिंग कर लिया इजी पीजी बनाने के लिए। तो मैंने क्या पुट एच म्यू स्लैश के टी को मेन लिया, मैंने मान लिया अल्फा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, इसे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। जैसे मैंने पुट किया, गेट क्या मिला हमें, एन ऐसी रहा, एन नोट ऐसी रहा, सारे एन नोट ऐसे रहेंगे। मैंने क्या किया, जहां पे एच म्यू स्लैश के टी वहां पे अल्फा डाला, तो यहाँ पे माइनस अल्फा, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा, आएगा माइनस ऑफ 3, माइनस 3 अल्फा, फिर माइनस 4 अल्फा, ऐसे सोन चलते रहेगा, और इसमें आएगा माइनस का एन अल्फा। यहां पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप कि यहां तक इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, एनर्जी लिखा, दूसरे स्टेप में मैंने अकॉर्डिंग टू बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टोटल ऑस्किलेटर लिखा हमने। जैसे मैंने टोटल ऑस्किलेटर लिखा, फिर मैंने क्या किया, अपने इजी पीजी बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, अल्फा लेट कर लिया। ठीक है, यहां पर अल्फा लेट कर लिया। अब मैंने देखा यार यहां पे एन नोट आ रहा है, यहां एन नोट आ रहा है, यहां एन नोट आ रहा है, मैंने एन नोट कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन से मैंने एन नोट कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां पे मैंने इस वाले स्टेप में एन नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे ई के माइनस अल्फा, ई के माइनस 2 अल्फा, ई के बाद माइनस 3 अल्फा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, और मैंने देखा यदि मैं इस पूरे चीज का मुझे सम करना हो, तो पहली बात तो ये क्या बन रहा है, मैंने बोला यार ये जीपी बन रहा है। क्या बन रहा है, जीपी। कैसे पता लगा जीपी बन रहा है, देखो पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म ई की पावर माइनस अल्फा है, तीसरी टर्म ई की पावर माइनस 2 अल्फा, यानी ई की पावर माइनस अल्फा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, ई की पावर माइनस अल्फा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जीपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस ई की पावर माइनस अल्फा है, फर्स्ट टर्म ये है। तो यदि कोई जीपी गिवन हो और किसी भी जीपी का मुझे सम निकालना हो, तो वो बेसिकली क्या होता है, होता फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये बेसिकली क्या होता है, जीपी के एन टर्म, जितनी भी टर्म है, 10 टर्म है, 15 टर्म है, तो उन 10 टर्म 15 टर्म का जो सम होता है वो निकालना होता है, जो हम डायरेक्ट लिखेंगे, जो हम ये सारी वैल्यूज डाल देंगे। फर्स्ट टर्म मेरा 1 होगा, कॉमन डिफरेंस में ई की पावर माइनस अल्फा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एन होगी। तो आफ्टर द सॉल्विंग जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एन नोट तो कॉमन था, उसको तो ऐसे ही लिखा। इस जीपी के सम का, इस जीपी सीरीज के जो सम का जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा। इस पूरे जीपी का जो सम आया है वो 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा, ये आया है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या है, इस जीपी के सम की वैल्यू आई है 1 अपॉन में समथिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा इसको अच्छे से लिख लिया। मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, एन को नीचे ले गया, और एन नोट अपॉन में एन को इस तरीके से लिख लिया, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। ठीक है, तो मेरा यहां तक क्या हो गया, स्टेप्स कंप्लीट हो गए।
है ना, कॉमन लिया, जीपी बन रही थी, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया और फिर थोड़ा सा क्या लिख लिया, अच्छे से इसको लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिखा टोटल एनर्जी ऑफ द ऑस्किलेटर्स। सबसे पहले हमने टोटल नंबर्स लिखे थे, अब लिखे हमने टोटल ऑस्किलेटर की एनर्जी। तो टोटल ऑस्किलेटर की एनर्जी क्या होगी, पहली होगी हमारी टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से, और वो बराबर होगा पहले वाले ऑस्किलेटर की एनर्जी कितनी होगी, जीरो। पहले वाले शेल जो पहले वाला जो लेवल होगा, पहले वाला जो स्टेट होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। फिर दूसरे वाले की क्या होगी, एच म्यू। फिर तीसरे वाले की क्या होगी, ट्वाइस ऑफ एच म्यू, मतलब एनर्जी इंक्रीज कर देगी, पहले एच म्यू, फिर ट्वाइस ऑफ एच म्यू, फिर थ्राइस ऑफ एच म्यू, ऐसे लास्ट जाएंगे तो एन एच म्यू ऐसे हो जाएगी। देखो एन नॉट ई की पावर माइनस अल्फा ये सेम रहेगा। ये मैं इस इक्वेशन में बात करूं तो मैं इस इक्वेशन में बात करूं तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, एन नोट क्या था, मेरा एन नोट क्या था, जीरो एनर्जी, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर विद जीरो एनर्जी। उन सभी ऑस्किलेटर की हम बात करूं जिनकी एनर्जी जीरो है, तो यहां पे मेरा जीरो आ जाएगा। बाकी साइड टर्म सेम रहेगी, बाकी साइड टर्म सेम रहेगी, एच म्यू फिर ट्वाइस ऑफ एच म्यू, थर्ड वाले की जो थर्ड लेवल होगा उसका एनर्जी थ्री एच म्यू होगी, जो फोर्थ वाली होगी उसको फोर एच म्यू होगी, ऐसे सॉन चलती रहेगी। ये हमारी क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑस्किलेटर। यहां तक समझ आ गया। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे एच म्यू और एन नॉट और ई की पावर माइनस अल्फा हर जगह कॉमन है ना, यहाँ पे भी एच म्यू एन नॉट है, ई की पावर माइनस अल्फा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। मैंने एच म्यू एन नॉट ई की पावर माइनस अल्फा था, कॉमन ले लिया, ये तो जीरो तो इसको हटा दिया। जैसे मैंने कॉमन लिया, ये सीरीज आ गया वन प्लस ट्वाइस ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा, थ्राइज ऑफ ई की पावर माइनस टू अल्फा, यानी यहाँ पे टू होगा तो यहाँ पे थ्री आएगा, मतलब एक कम होगा, पावर में जो होगा उसमें एक कम होगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन मैंने 4 मान लिया। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाली जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें क्या किया, मैंने इक्वेशन 5 को लाने के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया ई की पावर माइनस अल्फा ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी मैंने ई की पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया और इधर भी मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने ई की पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो देखो ई तो ऐसी था, ई की पावर माइनस अल्फा से हमें मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू में एच म्यू एंड नॉट ई की पास माइनस अल्फा, इसको मैंने एज इट इज रखा, छेड़ा नहीं मैंने। जो ई की पास माइनस अल्फा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था अपने राइट हैंड साइड, उसको मैं अंदर ले गया, तो वन जब क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फा ट्वाइस ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा, तो एक अल्फा और ये ऑलरेडी है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का टू अल्फा हो जाएगा, फिर अंदर एक हो जाएगा तो माइनस ई की पावर थ्री अल्फा हो जाएगा। बेस है, पावर ऐड होती है ना, तो माइनस टू अल्फा प्लस माइनस का टू अल्फा माइनस अल्फा, तो माइनस का थ्री अल्फा, तो ऐसे ही सोन चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 5 थी, इक्वेशन नंबर 4 थी। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन 5 को सबट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे मैं 4 को 5 से सबट्रैक्ट करूंगा तो इधर ई है और इधर क्या है, ई माइनस ई की पावर, तो इसको जब मैं इससे सबट्रैक्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट करूंगा, तो इधर मेरा ई है, इसको सबट्रैक्ट करूंगा इस तरीके से, और इन्फिनिटी नहीं, इसमें अल्फा। जैसे मैं ई की पावर माइनस अल्फा लिखूंगा, मैंने क्या किया, ई कॉमन ले लिया, और जैसे मैंने ई कॉमन लिया मेरा बचेगा वन माइनस ई की पावर माइनस का अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा, तो ये देखो ई की पावर माइनस अल्फा ये बचा। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, इधर भी एच म्यू नॉट ई की पावर माइनस अल्फा था, इधर भी एच म्यू नॉट ई की माइनस अल्फा था, इसको तो मैंने लिया कॉमन, कॉमन ले लिया, इसको मैंने लिया ब्रैकेट के बाहर। अब आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो मैंने लिखा वन में से, मैंने बोला वन माइनस, यहाँ पे तो कोई ऐसी टर्म नहीं थी, तो मैंने वन को एज इट इज लिख दिया, टू ई की पावर माइनस अल्फा, ई की पावर माइनस अल्फा, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो एक ई की पावर माइनस अल्फा आ गया। फिर यहां पे आएगा थ्री ई की पावर माइनस टू अल्फा, टू इंटू ई की पावर माइनस टू अल्फा, तो देखो पावर ये दोनों टर्म सेम है, तो दो तीन में से एक जाएगा दो बचेगा, तो इस तरीके से आएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फोर में से थ्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारी पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। जैसी मुझे ये पूरी इक्वेशन मिली, मैंने ये यहां तक मैं क्यों लिखा है, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा मेरे को दिखेगा फिर से मेरी जीपी बन रही है, वही सेम इक्वेशन बन रही है। देखो ये सेम इक्वेशन है, ये वाली सेम इक्वेशन, वन ई की पावर माइनस अल्फा, ई की पावर माइनस टू अल्फा, जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो ई की पावर माइनस अल्फा है, और इस जीपी का सम अभी देखा था वन अपॉन में वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फा, ये पूरी वैल्यू था ना, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहां पे भी ई की पावर वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फा था, यहां पे था, इसको डिनोमिनेटर में ले गया तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रखा, ई एज इट इज रखा, एच म्यू एन नॉट ई की पावर माइनस अल्फा एज इट इज रखा, कोई चेंज मैंने नहीं किया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब मैं जो बात करना चाह रहा हूं और वो है कि ये जो एनर्जी है, ये जो थी वो क्या थी, टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑस्किलेटर, यानी यानी मतलब यह है कि टोटल ऑस्किलेटर के बारे में बात कर रहे थे, उन सबकी एनर्जी थी। लेकिन यदि मुझे एनर्जी निकालनी हो
पर ऑस्किलेटर की, यानी मुझे निकालनी हो एवरेज एनर्जी पर ऑस्किलेटर। मुझे सिर्फ एक ऑस्किलेटर की एनर्जी चाहिए, एक ऑस्किलेटर की एनर्जी। तो टोटल ऑस्किलेटर की एनर्जी को मैं एन से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे एवरेज एनर्जी मिल जाएगी पर ऑस्किलेटर। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई बार से। ये जो मेरा ई बार है वो है एवरेज एनर्जी पर ऑस्किलेटर। एक ऑस्किलेटर की एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, किसी को बात कर रहा हूं एक ऑस्किलेटर की एनर्जी जो कि बराबर है ई बार के। वो किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी को मैंने एन से यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर बोलो, ऑस्किलेटर बोल दो, पार्टिकल्स बोलो पार्टिकल बोल दो, डिवाइड कर दिया। ई की वैल्यू जो थी वो एज इट इज लिख दी मैंने, ई को मैंने यहां पे एज इट इज लिख दिया। और थोड़ा मैंने क्या किया, अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एन नोट को यहां लिख दिया, बाकी एच म्यू इक्वल माइनस अल्फा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई इक्वल माइनस अल्फा होल 2 एज इट इज लिख दिया। अब मैंने बोला यार यहाँ पे एन नोट अपॉन में एन, इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। इक्वेशन नंबर ऊपर वाली, ऊपर कहां गई, हाँ ये रे इक्वेशन नंबर थर्ड में एन नोट अपॉन में एन 1 माइनस ई इक्वल माइनस अल्फा, इसको मैंने यूज किया। तो जैसे मैंने यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, मैंने इस थर्ड इक्वेशन को जैसे यूज किया, ई की पावर 1 माइनस ई माइनस अल्फा, ये डिनोमिनेटर से एक कट जाएगा, जैसे ही कटेगा ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। ई की पावर माइनस अल्फा को नीचे ले गया तो ई की पावर प्लस अल्फा आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया, है ना। जैसे मैं ई की पावर माइनस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा ई की पावर अल्फा और ई की पावर माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो ई की पावर 0 और ई की पावर 0 कितना था 1, तो ये आ जाएगा। तो एच म्यू अपॉन में ई की पावर अल्फा माइनस 1, ये हमारी आएगी सेवंथ इक्वेशन और ये हमारी लास्ट इक्वेशन है। अब एक स्टेप दिमाग में रखना, नेक्स्ट स्टेप दिमाग में रखना, देख हमारा आ जाएगा प्लैंक रेडिएशन लॉ की इक्वेशन। यहां तक हो गया, कोई नहीं किया। पहले हमने टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी निकालने के बाद हमने पर ऑस्किलेटर यानी मुझे एक ऑस्किलेटर की एनर्जी निकाली, तो मैंने एक ऑस्किलेटर की एनर्जी निकाली और जैसे मैंने एक ऑस्किलेटर की एनर्जी निकाली उसके बाद मुझे एन नोट अपन में एन की वैल्यू पता थी, मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड से एन नोट अपन में एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, कैंसिल किया और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप से माने में मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया और मैंने कुछ स्टेप नहीं किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है और वो है द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स, द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डीवी इज। ये जो है ये है द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हम बात करें नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स की, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर की बात करें इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो वो कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स होंगे जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आते होंगे, वो इस फॉर्मूले से हमें पता लगेगा और वो होता है एच एन म्यू 8 पाई फ्रीक्वेंसी का क्यूब सी क्यूब डीबी। ये हमें डायरेक्ट लर्न करना है, क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करना है। द नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 8 पाई फ्रीक्वेंसी का क्यूब अपॉन में सी का क्यूब डीबी, ये हमारे नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स होते हैं इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो एनर्जी आई थी वो क्या एनर्जी आई थी, ये एनर्जी आई थी एक ऑस्किलेटर की एनर्जी, ये क्या आई थी, एक ऑस्किलेटर की एनर्जी। अब मैंने किया क्या, इस एक ऑस्किलेटर की एनर्जी को मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो हमारी होती है ना ईडीवी, हमने ऊपर भी देखा था ईडीवी जब हम रेले जीन्स लॉ या वीन्स लॉ देख रहे थे, तो ये जो ईडीवी होता है ये होता है एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी कैसे निकाला मैंने, एनर्जी ऑफ अ सिंगल ऑस्किलेटर, सिंगल ऑस्किलेटर की एनर्जी को मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम से यानी एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एन क्या था मेरा, था एन था 8 पाई वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं फ्रीक्वेंसी का क्यूब अपॉन में सी क्यूब डीवी डॉट। एनर्जी क्या था, एनर्जी तो हमने ऊपर से देखा था एच म्यू अपॉन में ई की पावर अल्फा, और यहां पे मैंने कर लिया अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फा ऊपर सब्स्टिट्यूट किया था ना, अल्फा को हमने सब्स्टिट्यूट किया था और एच म्यू अपॉन में के टी, तो उसको मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब बस इसको मैंने थोड़ा डीवी को दे लेके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ। यही हमारा पूरा प्लैंक रेडिएशन लॉ है। 8 पाई प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का क्यूब अपॉन में सी क्यूब, इसको आप 1 अपॉन में लैम्डा का क्यूब भी ले सकते हो, 1 अपॉन में ई की पावर माइनस ई म्यू स्लैश के टी माइनस 1 इंटू डीवी, ये माइनस का है, इसको हम माइनस लेट किया था, मतलब ई की पावर माइनस अल्फा था ना, माइनस अल्फा था। ठीक है, तो ये पूरा ये हमारा प्लैंक रेडिएशन लॉ। अब इस प्लैंक रेडिएशन लॉ से हमने कैसे रेलीजियस लॉ और वीन्स लॉ ड्राइव किया ये देखते हैं। तो आई होप कि ये प्लैंक रेडिएशन लॉ की डायरेक्शन कंफर्म हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से किसी को समझ नहीं आई तो एक बार पीछे
पीछे जाकर के चेक कर लो कि कौन सा स्टेप पे कंफ्यूजन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही मैंने वो ड्राइव किया, अब हम ड्राइव कर रहे हैं किसका, रेलिजेंस लॉ। तो ये मैंने लिख ली एनर्जी डेंसिटी, इसको मैंने यू भी लिख सकता हूं, इसको मैं ई भी लिख सकता हूं, बाद एक किया। एनर्जी डेंसिटी लिख ली इन द इंटरवल फ्रीक्वेंसी वी एंड वी प्लस डीवी। इस इंटरवल के अंदर मैंने प्लैंक रेडिएशन लॉ या फिर मैंने एनर्जी डेंसिटी लिख ली, जो कि ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, अभी देख करके आए हैं। ये लिखने का तरीका, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और कुछ नहीं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ये हमारा प्लैंक रेडिएशन लॉ है, जो कि अभी हमने देखा। अब इससे हम वीन्स लॉ और रेलिजेंस लॉ कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हमें हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी पे रेलिजेंस लॉ वैलिड होता है ना। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लॉन्गर होती है, तब ये क्या होता है, उस रीजन में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, हमने इस डिनोमिनेटर को उठाया, ई की पावर में एच म्यू स्लैश के टी माइनस वन को पिक किया। अब मैंने बोला कि यहां पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे ई की पावर एक्स लिखा, यानी मैंने इसको एच म्यू स्लैश के टू एक्स मान लिया। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। यानी एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर को इंक्रीज करो, पावर 1 पावर 2 पावर 3 और उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। यदि ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है बेसिकली, तो यहाँ पे एक्स को क्या लेट किया मैंने, एक्स को लेट किया हुआ है एच म्यू अपॉन में के टी। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं रिलीजियस लॉ की, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लो फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम है। इस फ्रीक्वेंसी वैल्यू बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो एक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, यदि क्यूब करेंगे तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते थे हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं, बड़ी ये जो टर्म्स हैं, बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या ले लिया, यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 और x ले लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और x क्या माना था, x तो मैंने एच म्यू अपॉन में केबीटी माना था या केटी माना था, ये ले लिया -1। अभी -1 + 1 कट जाएगा, तो एच म्यू अपॉन में केबीटी आ जाएगा। यानी मतलब ये कि इस पूरे की जगह पर क्या मैं पुट कर दूं, एच म्यू अपॉन में केबीटी। जैसे ही मैं इस पूरे जगह पे एच म्यू अपॉन में केबीटी पुट करूंगा, मुझे मिल जाएगा अपना एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, और वो किसका होगा, वो होगा रेलिजेंस लॉ का। वो क्या होगा, रेलिजेंस लॉ। ये हमारा क्या होगा, रिलीजियस लॉ ड्राइव हो गया। किस फॉर्मूले से, बस क्या करना है, यहाँ पे ई की पावर एक्सपोनेंशियल लगाना है, और एक्सपोनेंशियल लगा करके 1 और x लेना है, क्योंकि बाकी टर्म जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, नेग्लेक्ट कर देंगे हम, 1 + 1 -1 कट जाएगा, और ये हम गेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमने अभी देखा था, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ पर रिलीजियस लॉ एप्लीकेबल होता है, और ये इस तरीके से कर्व होता है, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट्स जो मैंने बोली थी कि जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी डेंसिटी ग्रेटर होगी, वो इस तरीके से सारी चीजें स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। वीन्स लॉ कैसे ड्राइव करेंगे, वीन्स लॉ कैसे ड्राइव करेंगे, वीन्स लॉ पता है लो टेम्परेचर बोलो, या फिर वीन्स लॉ जो एप्लीकेबल होता है, लो टेम्परेचर भी कुछ बुकों में लो टेम्परेचर भी लिखा होता है, तो मैंने रिप्रेजेंट किया है। वीन्स लॉ कब लगता है, जो मेरी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ कम यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब ये कि ई की पावर में एच म्यू पावर में के टी था, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब ई की पावर ज्यादा, यानी ई की पावर बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ई की पावर में बहुत बड़ी वैल्यू होगी, यानी पूरी एक्सपोनेंशियल पावर बहुत बड़ी है, यानी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो यदि इसकी ये जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है, यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यदि इसमें मैं +1 करूं या -1 करूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला था, ये जो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला था, इसमें मैंने क्या किया था, +1 में -1 किया था। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये ई की पूरी वैल्यू, ई की जो पूरी टर्म थी, इसमें फ्रीक्वेंसी वैल्यू ज्यादा, तो ई की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो इसमें +1 करो -1 करो तो हम कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो नेग्लेक्ट कर दिया इसको। तो जैसे इस -1 +1 को, इस -1 को हम हटाएंगे, तो ये जो हमें एनर्जी मिलेगी h8 पाई h फ्रीक्वेंसी के ऊपर c क्यूब dv अपॉन में e की पावर h म्यू अपॉन में kt, ये जो मिलेगा, दिस इज माय वीन्स लॉ का एनर्जी डेंसिटी है एट लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ई की पावर ज्यादा हो जाएगी, तो उस -1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, लेट गो कर देंगे, और हमें यहाँ पे ये वीन्स लॉ मिल जाएगा। तो बहुत इजी है ड्राइव करना, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पीक इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू द प्रोग्रेसली शॉर्टर वेवलेंथ एज अ टेम्परेचर इंक्रीज, जो कि मैंने बोला भी था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे क्या होगा, पीक जो होगा वो प्रोग्रेसली क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ पे। पीक जो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी, मतलब बेसिकली स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो मैंने बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो वीन्स लॉ क्या होता है, अपनी एप्लीकेबल होता है, और वो पूरा प्रॉपर कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को दिखाता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है।
लेकिन यदि मैं एनर्जी को इंक्रीज कर देता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। वेवलेंथ डिक्रीज हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, है ना। तो इन दैट केस जब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज कर देगी, तो वो रेलिजेंस लॉ को फॉलो करते हैं, रेलिजेंस लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एट द हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड द वीन्स लॉ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ब्लैक बॉडी। वही कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी के लिए कब आता है, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट होती है वो वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जो निकल के आता है इसको वीन्स लॉ भी कहते हैं, और वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन हमने देख ली, प्लैंक की डेरिवेशन देख ली। अब आता है हमारा, हम देखने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट है, और वो है फर्मी। जो है नेक्स्ट हम देखने वाले फर्मी और एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल और एनर्जी लेवल बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फर्मी एनर्जी इज डिफाइंड एज अ टॉप मोस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल बाय इलेक्ट्रॉन्स या फर्मियंस एट 0 केल्विन। यानी कि हमें पता है कि देखो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से सेल होता है, ये हमारे इस सिस्टम है, ये हमारा इवन लेवल हो गई, E2 लेवल होगा, E3 लेवल होगा, ऐसे हमारे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, और हर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स या मतलब बात करें तो फर्मियंस प्रेजेंट होंगे। फर्मी एनर्जी क्या होता है कि जब मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, देन टेम्परेचर बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात बहुत डिस्कस होगी, बिकॉज यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर 0 केल्विन में बात कर रहे हैं कि एट 0 केल्विन सबसे टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल जो ऑक्यूपाइड होगा इलेक्ट्रॉन से। तो मेरा लास्ट लेवल यही है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल हो गया। वो टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल जो कि ऑक्यूपाइड होगा इलेक्ट्रॉन से, उसको हम बोलेंगे फर्मी एनर्जी, जिसको हम EF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्मी एनर्जी लेवल उसको बोलेंगे। यदि हमारा जो टेम्परेचर है यदि वो 0 केल्विन से इंक्रीज कर गया, जरूरी नहीं है ना कि जो हमारा टेम्परेचर वो 0 केल्विन ही रहे, बिकॉज 0 केल्विन पे जो होगा उसको हम हाईएस्ट टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल उसको मैं EF बोलूंगा। लेकिन टेम्परेचर यदि 0 केल्विन से इंक्रीज कर गया, इन दैट केस फर्मी एनर्जी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी लेवल फॉर विच ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाफ। जब मेरे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 0 केल्विन से, लाइक 1000 या 10,000 टेम्परेचर है मेरा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उस केस में जो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। हाफ क्यों हो जाएगी, तो अभी तो बेसिकली क्या होगा, अभी 0 केल्विन है, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मैंने टेम्परेचर 1000 लिया या 10,000 लिया, तो यदि मैं टेम्परेचर 1000 या फिर 10,000 लूंगा, तो उस केस में क्या होगा, ये मैं 1000 और 10,000 लेता हूं, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एनर्जी गेन करेंगे, और यदि एनर्जी गेन करेंगे तो वो लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने की ट्राई करेंगे। कहाँ जाने की ट्राई करेंगे, लोअर एक्साइटेड स्टेट से वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने की ट्राई करेंगे। तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ होंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। आधी क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या था, जब 0 केल्विन था तो मुझे पता था ये मेरा टॉप मोस्ट है, ये मेरा क्या, ये मेरा टॉप मोस्ट है फर्मी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स यहां तक और इसके नीचे प्रेजेंट होंगे, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 थी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो फर्मी एनर्जी के नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आधे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है हाफ हो जाती है। ये क्या होता है, इसको हम क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा फर्मी डायरेक्ट्रिक फंक्शन। ये फर्मी डायरेक्ट्रिक फंक्शन क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन एन एनर्जी लेवल E। यानी ये जो फंक्शन होता है ये मुझे प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन्स की कि एनर्जी लेवल, ये जो हमारे एनर्जी लेवल है E1 E2 E3, ऐसे हमारी जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है या हाफ है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें मुझे फंक्शन बताता है। और ये फंक्शन इस तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ है 1/1 प्लस ई की पावर EI माइनस EF स्लैश KT। EI क्या है, किसी भी मेरी आई सेल की एनर्जी है, EF क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है स्लैश KT, ठीक है। अब हम कुछ केस लेंगे, 3 केस लेंगे। सबसे पहला केस हो क्या होगा, पहला केस होगा जब मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन है, क्योंकि जो फर्मी लेवल होता है हम 0 केल्विन पे डिस्कस करते हैं।
जब मेरा जीरो केल्विन, क्योंकि जीरो केल्विन पे क्या होगा, फर्मी लेवल हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है, उसके नीचे सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग फर्मी लेवल। तो जब हम बात करते हैं जीरो केल्विन पे, जब मैं ले रहा हूं जीरो केल्विन, केस वन ये बोल रहा है कि यदि मेरा एनर्जी यानी मेरे फर्मी लेवल की एनर्जी ज्यादा है किससे, आईएसएल की एनर्जी से, तो उस केस में क्या होगा, देखो जब इस केस में क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इन दैट केस जीरो केल्विन क्या होगा, वन अपॉन में जीरो, देखो ई माइनस ई वी, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, हमें नेगेटिव देगा, क्योंकि ई एफ की वैल्यू ज्यादा है तो हमें पूरी वैल्यू नेगेटिव देगा, तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है। टेम्परेचर कितना, जीरो केल्विन, तो यदि वन अपॉन में जीरो कितना होगा, वन अपॉन जीरो इन्फिनिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। अब मुझे पता है ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, तो ये पूरी वैल्यू देगा हमें जीरो, साथ में है प्लस वन, तो जीरो प्लस वन वन होगा, तो मतलब ये हमें पूरी वैल्यू क्या देगा, वन देगा, तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू होगी वन। वन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी केस वन ये कह रहा है कि जब मेरा टेम्परेचर जीरो केल्विन होगा और मेरी एनर्जी यानी मेरी क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल किसी भी आई सेल की एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब ये कि फर्मी एनर्जी लेवल टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल होगा, और इसका मतलब है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगा वो वन के बराबर होगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं हमारे फर्मी एनर्जी लेवल किसी भी एनर्जी लेवल से डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर जीरो केल्विन लिया हुआ है, एनर्जी जो है, जो हमारी फर्मी एनर्जी लेवल है, वो किसी भी आयत सेल पे, किसी भी आयत सेल को मान लो, ये मैंने इस वाले सेल को आयत सेल मान लिया, इससे एनर्जी से कम है, तो इन दैट केस क्या होगा, तो मैंने बोला अभी भी टी कितना होगा, जीरो। अब ई आई, जब मैं ई में से बड़ी वैल्यू में से ई एक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मतलब ई की पावर प्लस इन्फिनिटी आएगा, ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, वन अपॉन में वन प्लस ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, देखो ई की पावर इन्फिनिटी, वन अपॉन ई की पावर वन प्लस इन्फिनिटी, उसको सॉल्व करेंगे वो जीरो के बराबर आएगा, यानी ई की पावर इन्फिनिटी जब हम सॉल्व करेंगे, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ये जीरो होता है, लेकिन ई के पावर जब प्लस इन्फिनिटी हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, यानी फर्मी लेवल की एनर्जी, यानी फर्मी एनर्जी की एनर्जी है, यदि उसकी वैल्यू ये किसी भी आईसेल की एनर्जी से कम है एट जीरो केल्विन, तो प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके नीचे पाया नहीं जाएगा उस सिचुएशन में, ठीक है। तीसरे केस मानते जब मेरा टेम्परेचर क्या है, जीरो केल्विन के ही बराबर है और दोनों एनर्जीज बराबर होते, उस केस में हम फिर कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, और यदि मेरा टेम्परेचर फोर्थ केस में मान लो तो मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, जीरो केल्विन से ज्यादा है, तो जब मेरा टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज्यादा, उस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब इस डायग्राम को देखते, जो मैंने बोला था ना डायग्राम में आपको हम डिस्कस करेंगे, ये वो डायग्राम है, यहाँ पे हमारा फंक्शन, यहाँ पे हमारी एनर्जी, यहाँ पे मैंने एनर्जी ले ली 0 1 2 3, और यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे मेरा क्या है, फर्मी लेवल का एनर्जी है, यहाँ पे 0.11 इस तरीके से मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली। मैंने बोला एट जीरो केल्विन, मुझे पता है जीरो केल्विन पर जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वन के बराबर होगी, बिकॉज एट जीरो केल्विन मुझे पता है जीरो केल्विन में क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, और फर्मी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी किस होगी, वन के बराबर होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन होगी जीरो केल्विन पर, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। जब मेरे टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया 1000 किया, तो जब मैंने टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा उस केस में क्या होगा, जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो देखो इस पॉइंट पर यदि मैं बात करूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0.5 हो गई, जब मेरा टेम्परेचर जीरो केल्विन से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया 100 या जो भी टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज करना चाहे इंक्रीज कर गया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, देखो इस तरीके से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.5 जो है, यानी 0.5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी जब मेरे टेम्परेचर जीरो केल्विन से इंक्रीज करेगा, तो ये इस तरीके से पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये दोनों देख लिया हमने, फर्मी एनर्जी क्या होती है और फर्मी एनर्जी का जो ये कर्व होता है, ये कर्व कैसे, ये डायग्राम कैसे बनता है, जीरो केल्विन पर ये प्रोबेबिलिटी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मेरा टेम्परेचर 100 केल्विन हुआ तो प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई, और ये तीनों के तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए कि जब एनर्जी ज्यादा हुई कम हुई तो प्रोबेबिलिटी वन होगी जीरो होगी, कैसे होगी ये भी देख लिया हमने, ठीक है।
तो इस पूरे लेक्चर के अंदर यानी पूरे वन शॉट के अंदर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है ना, ए टू जेड डिस्कस कर लिया हमने, क्लासिकल क्वांटम पार्टिकल्स डिस्कस कर लिए, तीन स्टडीज डिस्कस कर ली, सारी चीज डिस्कस कर ली। तो कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो।